You will emphasize at the dogma of hardship in life. तो आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा if, when, till, until, unless, as soon as long as. इनके बाद हम कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते क्योंकि ये टाइम या कंडीशन बताने वाले वर्ड्स होते हैं. इनके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. तो यहाँ पे will नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा. you हमारा प्लूरल है तो ये वर्ब भी कैसे रहेगी, प्लूरल रहेगी. प्लस तो क्या बनेगा, this property belongs to me. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. all people are knowing the veracity of this incident in a realistic way. all people are knowing फिर से वही सेम चीज है. know ये हमारा स्टेट वर्ब होता है. याद आ रहा है कुछ. I am knowing you नहीं होता, I know you होता है. she is knowing you नहीं होता, she knows you होता है. क्योंकि know क्या है, ये स्टेट वर्ब है, एक्शन को डिनोट नहीं करते. जो भी वर्ब स्टेट को डिनोट करते हैं हम कभी भी कंटीन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते क्योंकि स्टेट में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं. कुछ याद आ रहा हो तो know भी उसी कैटेगरी का था. इसे हमारा हटाया, ing हटाया, people प्लूरल है तो आगे वर्ब भी बेटा कैसे रहेगी, प्लूरल नो रहेगा. हाँ कि ना. वर्ब होता है सत्यता. किसी भी चीज की वैरासिटी मतलब उस चीज की ट्रूथफुलनेस, सत्यता को हम बोलते हैं. ठीक है जी. चले ये सुनो. चलो जी. We did not decide yet. तो ये आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको कुछ टाइम वाले वर्ड्स लिखवाए थे. आपको याद होगा कि हैबिट वाले मैंने अलग लिखवाए थे, वर्ब के सेकंड फॉर्म फिनिश्ड वाले टाइम अलग लिखवाए थे, अनफिनिश्ड वाले अलग लिखवाए थे. तो याद करो so far till now yet never ever, ये अनफिनिश्ड का टाइम है. अनफिनिश्ड का टाइम है तो अनफिनिश्ड की वर्ब होनी चाहिए. तो अनफिनिश्ड की वर्ब हुआ करती थी हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. जबकि यहाँ पे डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. ये फिनिश्ड का नेगेटिव है. हमें अनफिनिश्ड का चाहिए. अनफिनिश्ड के लिए हमको यहाँ पे हैव चाहिए और इधर हमको डिसाइडेड चाहिए. तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा वी हैव नॉट डिसाइडेड yet what has to be done. समझ में आया. चलें आगे. अरे बोलो. चलो रेपरकशन. Words will help you out in every situation as long as you will be the part of this company. कुछ याद आ रहा हो if, when, till, until, unless, as soon as long as के बाद हम कभी फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं लेकिन यहाँ तो फ्यूचर हो रखा है. लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है. इसी चीज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और उसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ. मैंने कहा as long as और उसके बाद कहा you will be the part. ये लिखा है ना. अब हमको एक बात तो पता है कि as long as, if, when, till, until, unless इसके बाद फ्यूचर का नहीं आता, will हटा दिया. आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. यस और नो. अब इस बात को समझना. यहाँ पे बी की फॉर्म बची. बी की सारी फॉर्म्स आपको ध्यान है. बी, एम और आर ये हमारी होती थी फर्स्ट फॉर्म. आती ना. सेकंड फॉर्म को आपसे पूछे तो आप कहते थे was और were. यस और नो. थर्ड फॉर्म बताइए आपको क्या होती है. बीन होती है. बचपन में पढ़ते हैं ना, बी वाज बीन. यस और नो. अच्छा फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म होगी, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बीन लगाएंगे. फिफ्थ फॉर्म एस या एस वाली होती है जिसे हम इज कहते हैं. क्लियर है. अब मुझे बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आता है इनके बाद फ्यूचर नहीं आता है तो इनमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली कौन कौन सी वर्ब्स है. सेकंड फॉर्म तो नहीं है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, फोर्थ फॉर्म भी नहीं है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म आता है या फिफ्थ फॉर्म आता है. फिफ्थ फॉर्म एस या एस वाला सिंगुलर ही होता है. हाँ कि ना. अब यू के साथ क्या आता है, यू के साथ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा. बी आता है, एम आता है, आर आता है या इज आता है. इज तो नहीं आता और ना ही बी आता, ना ही एम आता. क्या आता है, आर आता है. इसलिए यहाँ पे ऐसा होना चाहिए as long as you are the part. और ये यू आर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आर हमारा यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. समझ में आया कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कुछ मैंने बेसिक्स के लेक्चर लिए हैं जिसमें बताया कब वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, कब मेन वर्ब होती है ना. तो वो क्लासेस देखना भी मैंडेटरी है. तो मैं बहुत दिक्कत होगी, दोबारा रिपीट करता हूं. इफ, व्हेन, टिल, अंटिल, अनलेस ये सब रिलेटेड बहुत सारे परफॉर्मेंस स्टेज पे अपीयर हो रहे हैं. कुछ याद आ रहा है अपीयर के रिगार्डिंग कुछ बातें मैंने आपको बताई थी. ये रब कैसे होगा, इसे होगा. हाँ जी. तो कुछ अपीयर के रिगार्डिंग में मैंने आपको कुछ बात बताई थी. मैंने कहा था अपीयर स्टेट वर्ब होती है लेकिन कुछ स्टेट वर्ब ऐसे होती हैं जिसके अंदर कभी-कभी आईएनजी फॉर्म लग जाता है. याद आ रहा है. और जब उनके अंदर आईएनजी फॉर्म लगता है तो उनका मीनिंग बदल जाता है. वैसे तो अपीयर में आईएनजी फॉर्म नहीं आता था, कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता था क्योंकि जब उसका मतलब होता था प्रतीत होना, वो स्टेट वर्ब होता था. लेकिन मैंने कहा था कंटीन्यूअस टेंस लग सकता है जब उसका मतलब होता था कि उपस्थित होना, या सुनो प्रकाशित होना, पब्लिश होना. तो यहाँ पे उपस्थित होने की बात हो रही है, प्रेजेंट होने की बात हो रही है कि सेवरल परफॉर्मर्स स्टेज के ऊपर उपस्थित हो रहे हैं, आ रहे हैं सामने, कम आउट. या सुनो इस केस में आईएनजी लग सकता था. कंटीन्यूअस टेंस मतलब इसके अंदर नो एरर है, ये सही लिखा हुआ. लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ऐसा बोलूं कि इट इज अपीयरिंग टू मी दैट यू विल फेल तो यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे अपीयरिंग का मतलब है प्रतीत होना. अब ये स्टेट वर्ब है. इट अपीयर्स टू मी दैट ऐसा होना चाहिए. तो मैं जब आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि कांसेप्ट आपने पढ़े हैं जो मैंने सिखा दी, क्योंकि वो नहीं पढ़े हैं तो इनको पढ़ने का मजा नहीं आएगा. और आपने वो पढ़े हैं तो मैं कह रहा हूं बल्ले बल्ले हो जाएगी. ठीक है जी. चले चलो जी आगे. कि जब इफ ही हैड कम ऑन टाइम ही हैज एंजॉयड द विंसम क्लाइमेटिक सिचुएशन इन दिस रीजन. हालांकि मैंने कंडीशनल्स आपको नहीं पढ़ाए हैं, कंडीशनल्स में पढ़ा दूंगा लेकिन टेंस के अंदर कंडीशनल्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो साथ साथ सीखते चलिए यहाँ पे. ठीक है. अभी नहीं पढ़ाया लेकिन पढ़ा दूंगा. एक्चुअली में कंडीशंस होते हैं, तीन टाइप के कंडीशनल हमारे सेंटेंसेस होते हैं. जो फर्स्ट हमारा होता है और एक सेकंड होता है, एक थर्ड होता है. अभी जो क्वेश्चन है बस उससे रिलेटेड जानिए. तो कंडीशनल आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा आपको. ये स्ट्रक्चर होता है उसका. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपने सुना हो तो. और बगल वाले पार्ट में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर इफ के साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. तो दोबारा बोलूं कंडीशनल बड़ा चैप्टर है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आने वाली क्लासेस में. लेकिन अभी फिलहाल बीच में क्वेश्चन सारे तो समझ लीजिए जितना बता. अदरवाइज नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और इसका मतलब होता है ऐसा हुआ होता तो वैसा हो गया होता. ये पास्ट की सिचुएशन के लिए आता है. एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखेंगे इफ के साथ सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकिन बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैज नहीं आएगा. यहां पे आएगा वुड, फिर आएगा हैव और आगे आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म. अगर वो टाइम पे आया होता तो उसने विन सम क्लाइमेटिक सिचुएशन को एंजॉय कर लिया होता. वुड हैव एंजॉयड आना चाहिए, मतलब सेकंड पार्ट में मिस्टेक है. उम्मीद करता हूं पॉइंट्स मेरे आपको क्लियर हो रहे होंगे. चलिए जी बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बेसिक्स की क्लास मैंने पढ़ाया था, वो कंप्लीट वीडियो है 3 घंटे की. उसके अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है. सेंटेंस को कैसे, सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सारी बातें बताई हुई है. दूसरी क्लास में बताया था कि जो वर्ड होता है ना, वर्ड अगर इसके पहले एक सिंपल सेंटेंस आ जाए, क्या आ जाए, एक सिंपल सेंटेंस आ जाए और बीच में डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला कोई वर्ड आ जाए तो वो जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला हमारा सेंटेंस होता है ना उसके आगे का वो भी सिंपल सेंटेंस में आता है, इंटरवेटिव में नहीं आता है. ऐसे क्वेश्चंस को हम इनडायरेक्ट इंटरवेटिव बोलते हैं. दोबारा रिपीट करता हूं, एग्जांपल देता हूं. ठीक है. मैंने कहा आई डू नॉट नो व्हाट इज योर नेम और एंड में लगाया क्वेश्चन मार्क. आई डू नॉट नो व्हाट इज योर नेम. क्या ये सही है, गलत है? क्या होना चाहिए, आई डू नॉट नो व्हाट योर नेम इज. योर नेम पहले आएगा, इस बाद में जाएगा. मेरा पॉइंट समझो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको, बिल्कुल प्यार से समझना. मैंने कहा आई डू नॉट नो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे के सारे. आई डू नॉट नो व्हाट इज योर नेम. हम जनरली ऐसा ही बोलते हैं लेकिन ये गलत है क्योंकि ये इनडायरेक्ट इंटरवेटिव है. कैसा है, इनडायरेक्ट इंटरवेटिव. इसमें क्या होता है, पहले एक सिंपल सेंटेंस आया हुआ है, बाद में डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला आया हुआ है तो इसमें सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप ही आता है. आई डू नॉट नो व्हाट इज योर नेम, फुल स्टॉप ही आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है. अब ये इनडायरेक्ट इंटरवेटिव है, डायरेक्ट इंटरवेटिव फॉर्म में नहीं है. अपने पहले एक सिंपल सेंटेंस लेके आया. तो ऐसे इंटरवेटिव में क्या होता है, जब अपने पहले सिंपल सेंटेंस लेके आते हैं ना तो उस आगे वाले जो क्वेश्चन वाला जो सेंस दे रहा होता है उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना होता ही नहीं. उसका इंटरवेटिव से कोई लेना देना नहीं होता. उसमें असर्टिव वाला सिंपल स्ट्रक्चर ही आता है जिसमें सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में. लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में. तो योर नेम आपका यहाँ होना चाहिए और इज आपका वहां होना चाहिए. एंड में फुल स्टॉप आती है. ऐसे बनता है आई डू नॉट नो व्हाट योर नेम इज. पॉइंट समझ में आया. ऐसे ही ये क्वेश्चन का सेंस नहीं दे रहा है, ये इनडायरेक्ट है. ये पता डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम. अब आई डू नॉट नहीं बोलता, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, ये सही है. और एंड में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ये डायरेक्ट इंटरवेटिव. इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में. व्हाट इज योर. अब आई डू नॉट नहीं बोलता, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, ये सही है. और एंड में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ये डायरेक्ट इंटरवेटिव. इसमें हेल्पिंग वर्ब
इंटिजर का यूज या तो हम नोट के साथ करते हैं या हम क्वेश्चन मार्क के साथ करते हैं, या तो नेगेटिव में करते हैं या इंटरोगेटिव में करते हैं। क्या यहाँ पे नेगेटिव है? नो। क्या यहाँ पे इंटरोगेशन है? नो। क्वेश्चन मार्क भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब डिड भी नहीं आएगा, लेकिन पास में तो बनाना है, तो ही को फिर उसके साथ हम क्या कर देंगे, से को सैड कर देंगे। तो आई कुड नॉट रिमेंबर व्हाट ही सेड टू मी। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है, पहले सिंपल सेंटेंस लेके आया, बाद में डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला आया है, उसका इंटरोगेशन से कोई लेना देना नहीं होता। इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब जाती है, वो सब ठीक था, लेकिन डिड का यूज या तो नोट के साथ होता है या इंटरोगेशन में कर देते हैं। क्लियर है? चले 13 देखेंगे। आई विल इंटीमेट यू इन केस यू विल आस्क एनी हेल्प इफ व्हेन टिल अनटिल अनलेस इन केस प्रोवाइडेड दैट, इनके बाद कभी भी फ्यूचर नहीं आता, माइंड में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, यू प्लूरल है तो आस्क प्लूरल है। अब हमारा ये सही हो गया, सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। ट्रेन है, अरे बोलूं ना, हाँ चलो। व्हाइल शी वाज स्टडीइंग आई हैड बीन वाचिंग, याद करो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेकंड पॉइंट बताया था, एक तरफ ये हो और दूसरी तरफ वो, मतलब पैरेलल एक्शन कंटीन्यू हो पास्ट के अंदर, तो दोनों के दोनों में हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते थे। कुछ याद आ रही है बात? व्हाइल आई वाज डूइंग दिस वर्क शी वाज डूइंग दैट वर्क, दोनों के दोनों में पास्ट कंटीन्यूअस आता था। यहां तो पास्ट कंटीन्यूअस है लेकिन यहां नहीं है, हटाओ इसे आई वाज वाचिंग टेलीविजन होगा। व्हाइल शी वाज स्टडीइंग, जब वो पढ़ रही थी मैं टीवी देख रहा था अपने दोस्तों के साथ मेरे कमरे के अंदर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब की बात है, चलें आगे। चलो जी आगे। टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स, टीचर ने कहा कि हमें घर पे रहना चाहिए अगर बारिश होती है। पास्ट में कहा ना, तो पास्ट में चल रहा है सेंटेंस हमारा, तो इट रेन्ड होना चाहिए यहां पे। यस और नो? पक्का? चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए सही में वैसा वर्ड होगा। अगर राइट में लेफ्ट में एडजेक्टिव तो राइट में भी एडजेक्टिव, लेफ्ट में वर्ब तो राइट में वर्ब, ये पैरेललिज्म को मेंटेन करता है। अगर ये पैरेललिज्म को मेंटेन करता है तो आप ध्यान से देखिए, राइट यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फॉर्म लगा हुआ, फिर डिड यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखो वैसे तो जो डिड होता है ना, वो हमारा नेगेटिव में और इंटरोगेशन वाले सेंटेंसेस में ही यूज करते हैं, अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो। लेकिन यहाँ पे डिड मेन वर्ब है, ध्यान से समझिएगा। ये अब कभी आप सोचो सर यहाँ तो नेगेटिव भी नहीं है, या तो इंटरोगेशन भी नहीं है, या डिड कैसे आ गया? तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे डिड मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका? नीलम अराइव हियर, नीलम ने ही प्रिपरेशन करी, हेल्पिंग वर्ब नहीं। जब वो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तब वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में आता है, मेन वर्ब का सिनेरियो अलग रहता है। ठीक है, धीरे धीरे करके बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई डिड माय वर्क, अब डिड यहाँ पे क्या मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब थोड़ी, और सिंपल सेंटेंस में यूज किया हुआ ना, नोट एंड इंटरोगेशन है। आगे ना, क्योंकि आई डिड माय वर्क डिड के साथ और कोई वर्ब नहीं है ना, सिर्फ डिड लिखी हुई है, तो वो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है, वो मेन वर्ब है। ऐसा ना, तो यूज कर सकते हैं। तब पॉइंट क्या वो समझेंगे, ये सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये हैज कॉल्ड, ये वाला टेंस आ गया ना, जब इधर पास्ट का सेकंड फॉर्म, इधर पास्ट का सेकंड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहुंच गया? इधर भी कॉल्ड करेंगे, पैरेललिज्म को मेंटेन करेंगे, एंड है। तो नीलम अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशन एंड देन कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट, इंटीमेट मतलब क्लोज फ्रेंड को बुलाया। याद करो, अडोर, लाइक, लव, हेट, ये सब स्टेट वर्ब है, याद आ रहा है? स्टेट वर्ब कौन सा टेंस आता था? कॉन्टिन्यूअस टेंस आता था, बताया था। सॉरी, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आता था, कौन सा टेंस आता था? सिंपल प्रेजेंट टेंस आता था। लेकिन मैंने आपको एक स्ट्रक्चर और सिखाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2005, याद आया कुछ? अब यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लगाएंगे, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, कुछ याद आ रहा हो तो। ऐसे करते थे, आई हैव नोन यू, कुछ याद आ रहा है? आई हैव नोन यू सिंस 2005, इसके कारण ये। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं आई एम नोइंग यू, अब आई नो यू करेंगे इसे, अब आई नो यू करेंगे इसे, ये गलत है, नो करेंगे। तो हम कंटीन्यूअस टेंस हटा के प्रेजेंट टेंस लगाते थे, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस नहीं लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगाया। क्योंकि टेंस के अंदर सेंस और फॉर भी मेंशन है, याद करो। सेंस और फॉर का यूज या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता था, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता था। हाँ क्या? या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, अब वो तो यूज हो नहीं सकता क्योंकि आईएनजी तो लेके नहीं आ सकता नोइंग, स्टेट वर्ब आईएनजी कैसे लेके आएगा? अब ये स्ट्रक्चर तो यूज कर नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर सेंस है, तो याद रखो ना, सेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते थे। तो मीनिंग मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा। आई हैव नोन यू सिंस 2005, मैं तुम्हें 2005 से जान रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हें 2005 से जानता हूं। यहाँ पे एक्शन नहीं बताना, ये बतानी है कि जानता हूं ना कि जान रहा हूं। ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ, जो नए बच्चे कभी लग रहा है क्या बात बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से याद होने में समझाया हुआ, उम्मीद करता हूं याद आ रहा होगा। ऐसे ही वही वाला कांसेप्ट है, खाली होता आई एम अडोरिंग यू तो आप कहते आई अडोर यू, अब आई हैव बीन अडोरिंग हर या आई हैव बीन अडोरिंग यू, तो अब इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाना पड़ेगा। इसमें लाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि हैव बीन वाला सेंस आ रहा है ना, हां कि ना। तो आई हैव अडोर्ड हर, क्या करेंगे? आई हैव अडोर्ड हर फॉर द वॉइस व्हिच शी इज गिफ्टेड। अडोर्ड का मतलब होता है कि किसी को पसंद करना, किसी को लाइक करना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वॉइस की बात हो रही है। जो इसका वीडियो को पोस्ट करके इनका बताइए क्या बनता है इसको। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। आइए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जो हमारा 21st क्वेश्चन है उसमें लिखा है हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव फाउंड मी देयर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थर्ड कंडीशनल समझाया था। वैसे तो मैंने कहा था कि कंडीशनल अभी मैंने नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मोटी-मोटी बातें आपको बतानी चाहिए ताकि जब आप पढ़ें तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। तभी कुछ मैंने थर्ड कंडीशनल के बारे में बताया था कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है कंडीशन वाले पार्ट में, और रिजल्ट वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये हमारा थर्ड कंडीशनल होता है। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ को हम ड्रॉप कर दें और हैड को हम यहां से यहां पे ले आए, सब्जेक्ट को यहां से हम यहां पे ले आए, और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज, और आगे सारा का सारा स्ट्रक्चर एज इट इज। ये स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर सेम होते हैं। एग्जांपल के तौर पे, इफ आई हैड नोन द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू, अगर मुझे पता होता आंसर तो मैंने तुम्हें बता दिया होता। इस बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, हैड आई नोन द आंसर, यहां क्या बोला था मैंने? इफ आई हैड नोन था, तो मैं बोल रहा हूं हैड आई नोन द आंसर, एक ही बात है। हैड आई नोन द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो पहले लिखा यहां पे हैड, फिर ही, और फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या ये उसी के रिलेटेड है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के, हां कि ना? इफ ही हैड कम, कम केम, कम भी थर्ड फॉर्म होती है। तो इफ वाला पार्ट है एक तरीके से, तो इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, है तो इसके अंदर नो एरर है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना, समझ में आ गया तो चलो बाकी बता दिए। कंडीशनल आएगा तो क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। बहुत बढ़िया क्लास में पढ़ाने वाला कंडीशनल की भी, उसमें सारे कांसेप्ट्स को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 इयर्स, याद करो नो स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब में प्रेजेंट टेंस हम लगाते थे, कंटीन्यूअस टेंस नहीं लगाते थे, लेकिन इसके अंदर फॉर और सिंस भी है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, तो आई हैव नोन हो जाएगा। ये कांसेप्ट मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अच्छे समझाया था, उम्मीद करता हूं वीडियो आपने देखी होगी। ऑल द फ्लावर्स, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। आज ये जानते हैं, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल। तो याद करो, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, इनके बाद हम कभी भी विल शेल का यूज नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो विल कैसे आ गया? रेन हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर से करेंगे वर्ब को, क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे सर बिफोर वाला कांसेप्ट तो आपने कुछ पास्ट का नहीं बताया था। मेरी बात समझिए, बिफोर के दो टाइप के कांसेप्ट हैं, बिफोर के दो टाइप के कांसेप्ट होते हैं। एक तो बिफोर पास्ट वाला कांसेप्ट के लिए आता है, और एक बिफोर हमारा सिंपल प्रेजेंट वाले कांसेप्ट के लिए आता है। जब वो सिंपल प्रेजेंट वाले कांसेप्ट के लिए आता है तो बिफोर के आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और बिफोर से पहले फ्यूचर टेंस होता है जनरली। और जब पास्ट वाला होता है तो याद करो
करो इसके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कह रहे थे सर आपने कहा था कि बिफोर के आगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो तब आती है जब दोनों तरफ पास्ट हो। लेकिन एक तरफ फ्यूचर है तो उस केस में ये बिफोर टाइम या कंडीशन वाला वर्ड होता है, इसके आगे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि ये वाला सेंटेंस था, इसमें पहले फ्यूचर था, इसलिए आगे विल दोबारा नहीं फॉल्स आना चाहिए। अगर इधर भी पास्ट होता बिफोर के, इधर भी पास्ट होता, तब वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म वाले एक्शन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो 27 पे आते हैं। इफ आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब इधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इधर प्रेजेंट परफेक्ट और यहाँ पे पास्ट कैसे आ गया? फिर जब एक ही टेंस चल रहा है तो आप उसे मेंटेन करेंगे ना। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे पास्ट कैसे आ गया सेकंड फॉर्म? दूसरी बात, यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है और फॉर और सिंस का यूज आप लोग जानते हैं या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन अ मंथ। हैज बीन लिविंग हियर और हैज लिव्ड भी बोल सकते हैं आप। हैज बीन लिविंग और हैज लिव्ड दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि फॉर और सिंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी, क्योंकि हैज बीन लिविंग में बता रहा हूं, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी जो हैज लिव्ड में बता रहा हूं, दोनों में आ सकता है। लेकिन एप्रोप्रिएट कौन सा होता है फॉर और सिंस के साथ? जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज बीन लिविंग यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर है? आपकी बात है 100%। काम शुरू हुआ प्रेजेंट में और अभी भी चल रहा है, और टीचिंग यहाँ पे कौन सी वर्ब? एक्शन वर्ब है। जब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से फिर क्यों लिखें? जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होती है तब हमें चेंज करना होता है। जैसे मैंने कहा आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2005, मैं उसे 2005 से जानता हूं। अब नोइंग गलती है यहाँ पे, इसलिए मीनिंग मेंटेन करने के लिए अब आप प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते हो कि आई हैव नोन हिम सिंस 2005। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्या हैज बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन अ मंथ में कोई गलती थोड़ी नहीं है ना, तो वो सही लिखा हुआ है। यहाँ पे हैज बीन लिविंग लिख सकते हो, हैज लिव्ड भी लिख सकते हो, लेकिन हैज बीन लिविंग ज्यादा एप्रोप्रिएट है क्योंकि हैज बीन लिविंग में कोई गलती नहीं है। क्लियर है? लेकिन इतना मुद्दा समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस। चलिए आगे, अब हो रहा होगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर इसको समझते हैं। आप देख पा रहे हैं, आपने चीज नोट की होगी कि एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट बार-बार आ रहे हैं। वो क्या करवा रहे हैं? हमारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जामिनेशन में आएगा देखते बता देंगे, क्योंकि आप एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट को बार-बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था ना कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी चीजें इंप्रूव होंगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो आओ 31 को देखते हैं। ही सीम्स टू बी हैपेनिंग टू लिव विद हिम। वो खुश प्रतीत हो रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो लंदन से उसके साथ रहने आए हैं। तो यहाँ पे सीम्स प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, तो आगे भी इसको प्रेजेंट टेंस में ही बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे? हिज पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम लंदन। वो खुश प्रतीत हो रहा है, खुश मिजाज उसका भी नेचर है, क्यों है? लंदन से उसके साथ रहने के लिए। क्लियर? चलें 32 को देखेंगे। इफ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स। तो याद करें तो भाई कंडीशनल आ गई, और कंडीशनल में इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और रिजल्ट वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और रिजल्ट वाले पार्ट में होता है। लेकिन कंडीशनल वाले पार्ट में इसके साथ वुड हैव लगा दिया, जबकि गलत है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। सब्जेक्ट आया, इधर ये हटाओ, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये रहा थर्ड फॉर्म। ठीक है, इफ आई हैड डन दिस, अगर मैंने ऐसा किया होता हैड डन दिस, तो आई वुड हैव डन रॉन्ग, तो मैंने गलत कर दिया होता। और देखो एंड के साथ फिर से सेम स्ट्रक्चर आता है, वुड हैव डिसअपॉइंटेड। तो अब हमारे यहाँ पे कंडीशनल जो है वो सैटिस्फाई हुआ, तो वुड हैव नहीं आएगा, हैड आना चाहिए, थर्ड कंडीशनल था। 33 शी वाज विद मी अप टिल, और देखो एंड के साथ फिर से सेम स्ट्रक्चर आता है, वुड हैव डिसअपॉइंटेड। तो अब हमारे यहाँ पे कंडीशनल जो है वो सैटिस्फाई हुआ, तो वुड हैव नहीं आएगा, हैड डन आना चाहिए, थर्ड कंडीशनल था। 33 शी वाज विद मी अप टिल नाउ सो डू नॉट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। वो मेरे साथ थी अब तक, तो उसे लेट आने के लिए डांटो मत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल प्यार से समझिए। ठीक है, जैसे पहले एग्जांपल के तौर पे बेसिक सेंटेंस समझो। मैंने कहा कि शी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स, शी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स अप टिल नाउ। पहले मुझे बताओ कि ये सेंटेंस सही है या गलत है? शी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स अप टिल नाउ, तो आप बोलेंगे सर ये डेफिनेटली रॉन्ग है। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर सो फार, टिल नाउ, येट, नेवर, एवर, ऑलरेडी, जस्ट, सिंस, फॉर, ये सब के सब अनफिनिश्ड के टाइम होते हैं। अब तक इसके अनफिनिश्ड के, और जितने भी अनफिनिश्ड के टाइम होते हैं उसके अंदर अनफिनिश्ड वाली वर्ब आती है, लेकिन ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो फिनिश्ड वाली है। याद करो अनफिनिश्ड वाली कौन सी होती है? हैज, हैव प्लस वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैज, हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब शी सिंगुलर है तो हैज कंप्लीटेड होना चाहिए था। हाँ कि ना? एक तो हैज लगाया और इसी की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? कंप्लीटेड बनेगी। अब इसको ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को उसने बोला शी वाज विद मी अप टिल नाउ। पहली बात अप टिल नाउ लिखा हुआ है, अनफिनिश्ड का टाइम है तो वर्ब अनफिनिश्ड की आनी चाहिए। अनफिनिश्ड की वर्ब होती है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे लिखी हुई है वाज। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये है कि जो वाज यहाँ लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो ध्यान से देखिए, वाज के साथ और कोई वर्ब नहीं है, और कोई वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है? मेन वर्ब है। और जब भी वाज मेन वर्ब होती है तो वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? मैं यहाँ दिलाता हूँ, बी, एम और आर, ये फर्स्ट फॉर्म है। वाज और वर, बेटा कौन सी फॉर्म है? सेकंड है। बी वाज बीन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। बीइंग कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। और इज हमारी कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। अप टिल नाउ लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? वाज मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये वही वाली बात होगी देखो ऊपर वाली कि अप टिल नाउ लिखा हुआ था, चाहिए था ये और लिखा हुआ था सेकंड फॉर्म। ऐसी सेम बात होगी, अप टिल नाउ लिखा हुआ है, चाहिए ऊपर वाली कि अप टिल नाउ लिखा हुआ था, चाहिए था ये और लिखा हुआ था सेकंड फॉर्म। ऐसी सेम बात होगी, अप टिल नाउ लिखा हुआ है, चाहिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म। तो गलत हो गया ना? आगे के चाहिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, जैसे हमने हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया। तो चलो यहाँ पे भी सही करो, शी के साथ पहले करेंगे यहाँ पे हैज, आगे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखा हुआ उसी की तो थर्ड फॉर्म आती है, तो जो लिखा हुआ उसी की तो थर्ड फॉर्म आएगी। वॉज तो सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। तो यहाँ पे वॉज हटा के क्या करेंगे हम? ऐसे बोलेंगे शी हैज बीन विद मी अप टिल नाउ। समझ में आया क्या? ये सेकंड फॉर्म थी, हैज लगाया, इसी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। तो गलत हो गया ना? आगे चाहिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, जैसे हमने हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया। तो चलो यहाँ पे सही करो, शी के साथ पहले करेंगे यहाँ पे हैज, आगे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखा हुआ उसी की तो थर्ड फॉर्म आती है, तो जो लिखा हुआ उसी की तो थर्ड फॉर्म आएगी। वॉज तो सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। तो यहाँ पे वॉज हटा के क्या करेंगे हम? ऐसे बोलेंगे शी हैज बीन विद मी अप टिल नाउ। समझ में आया क्या? ये सेकंड फॉर्म थी, हैज लगाया, इसी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। तो शी हैज बीन विद मी अप टिल नाउ सो डू नॉट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। तो फॉर और सिंस के यूज में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है जब तक उसके अंदर स्टेट वर्ब ना हो। हाँ कि ना? तो आई हैव बीन लिविंग हियर ऐसा सही रहेगा, आई हैव बीन लिविंग हियर। वैसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि आई हैव लिव्ड भी बोल सकता हूं, गलती नहीं है, लेकिन क्यों रिप्लेस करना है? आई हैव बीन लिविंग हम लिख सकते हैं। तो क्लियर?
चले 35 न्यूज पेपर्स ठीक है ना, कहीं पे भी जा रहे हैं पार्टी में ओकेजनली, लेकिन हम तो बिल्कुल ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, देखते हैं सामने। Nowadays he teaches maths because the teacher of maths has been absenting himself for a month। ठीक है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो nowadays है या फिर at present है या फिर at the moment है, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अभी एक्शन को, जो एक्शन कंटिन्यू है उसको डिनोट करती है। तो आप नोट कर लीजिए nowadays, at present, at the moment, ये सारे के सारे जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। nowadays he is teaching mathematics, आजकल वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। nowadays I write novel, गलत है। nowadays I am writing a novel, nowadays I teach English, nowadays I am teaching English। क्लियर, चलें। चलो जी, ये कंडीशनल की बात चल रही थी, तो याद करो मैंने आपको थर्ड कंडीशनल बताया हुआ है। एक बार मैं आपको फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल बता देता हूं। फर्स्ट कंडीशनल ये होता है इसके साथ सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, तो बगल वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, यहां अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां पे वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, जरा डिफरेंस अभी जानेंगे नहीं, कंडीशनल भी जानेंगे, लेकिन अभी ऊपर से जान लो। ये फर्स्ट कंडीशनल, ये सेकंड। अगर प्रेजेंट टेंस है तो विल शेल आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड आएगा, और अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है थर्ड वाला तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। याद आ रही है बात? पक्का? चलो देखो, इफ के साथ प्रेजेंट टेंस है तो बेटा बगल वाले, और अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है थर्ड वाला तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। याद आ रही है बात? पक्का? चलो देखो, इफ के साथ प्रेजेंट टेंस है तो बेटा बगल वाले पार्ट में विल होना चाहिए, वुड होना चाहिए, विल होना चाहिए ना, हां कि ना। और दूसरी बात ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पे अगर वुड लिखा हुआ है तो यहां पे मैं पास्ट भी तो कर सकता हूं, अगर यहां पे वुड है तो पास्ट भी तो कर सकता हूं। तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वुड को वुड क्यों नहीं दिखाने दिया और कम्स को केम क्यों नहीं किया? मैंने कम्स को कम्स ही क्यों दिखाने दिया और आगे वुड को विल ही क्यों किया? कि सेंटेंस हम कहां से पढ़ना शुरू करते हैं, सेंटेंस हम लेफ्ट से पढ़ना शुरू करते हैं ना कि राइट से। और जब लेफ्ट से पढ़ना शुरू करते हैं तो लेफ्ट से देखेंगे कम्स हो सकता है ना, इफ के साथ प्रेजेंट टेंस आ सकता है ना, आ सकता है, तो आगे फिर क्या आएगा बेटा, विल आएगा। इफ शो कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, अगर वो आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा जितना मैं कर सकता हूं। क्लियर, चलें। द फिल्म स्टार्टेड बिफोर वी रीच, याद करो बिफोर की इधर आपका सेकंड सेक्शन, इधर फर्स्ट सेक्शन 39 को देखेंगे। बिलीव मी और नॉट, आई हैव नॉट ईटन एनी केक सिंस आई वाज अ चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये। एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग नोट करते हैं कि जो सेंस होता है ना, सेंस मैंने कहा था फोर और सेंस मोस्ट ऑफ द टाइम अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है, ओके ना। लेकिन एक सेंस का स्ट्रक्चर होता है, एक सेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सेंस कभी लिखा हो इसके इधर भी एक क्लोज हो, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, और इसके इधर भी एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, तो इसके इधर हम यूज करते हैं हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में सेंस यूज किया, और इसके इधर जो क्लोज होता है उसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इस स्ट्रक्चर के पीछे लॉजिक भी है, स्ट्रक्चर को आप लॉजिकली अप्रोच करेंगे। कैसे लॉजिकली अप्रोच करेंगे? पहली बात, क्या सेंस लेता है, ओके ना। लेकिन एक सेंस का स्ट्रक्चर होता है, एक सेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सेंस कभी लिखा हो इसके इधर भी एक क्लोज हो, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, और इसके इधर भी एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, तो इसके इधर हम यूज करते हैं हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में सेंस यूज किया, और इसके इधर जो क्लोज होता है उसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इस स्ट्रक्चर के पीछे लॉजिक भी है, स्ट्रक्चर को आप लॉजिकली अप्रोच करेंगे। कैसे लॉजिकली अप्रोच करेंगे? पहली बात, क्या सेंस के साथ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, मोर देन करते हैं, जैसे कि आई हैव नोन हिम सिंस 2005। और आप लोग जानते हैं फॉर और सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो सकता है, कोई गलती नहीं है, आ सकता है ना, लेकिन आगे इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। और अब ये क्यों आता है मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। अगर आगे वर्ब लिखिए तो सेकंड फॉर्म आता है, अदरवाइज वैसे लिखा होता है सिंस 1991, सिंस चाइल्डहुड, सिंस दिवाली, ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं, वर्ब नहीं लिखी होती, लेकिन वर्ब आती है तो सेकंड फॉर्म आती है। क्यों आती है ये लॉजिक जान लीजिए, आगे वाला पॉइंट आपको क्लियर है, ठीक है। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं सिंस 1991, तो बोल सकते हैं, आपको पता है कोई भी सन, कोई भी डेट, कोई भी मंथ के लिए हम सेंस यूज करते हैं, सिंस 20th जुलाई, सिंस 1991, या सिंस 20th जुलाई 1991, हां कि ना। अभी बात बताओ, ये 1991 क्या फिनिश्ड का टाइम नहीं है? याद करो, फिनिश की वर्ब्स कोई बताई हुई है, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कोई मंथ दे रखा हो, कोई सन दे रखा हो, उन सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो कभी-कभी क्या होता है, सेंस के बाद न्यूमेरिकल डिजिट ना देके सब्जेक्ट वर्ब वाला आपको कॉम्बिनेशन दे देता है। तो बात तो वही है ना, ये भी फिनिश का जो टाइम होता है, सेकंड फॉर्म का जो टाइम होता है, तो न्यूमेरिकल डिजिट ना लिख के उसने क्या लिख दिया, उसने वर्ब लिख दी, तो वर्ब भी तो फिनिश वाली आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, इसलिए सेकंड फॉर्म आता है। समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो, बिलीव मी और नॉट, आई हैव नॉट ईटन एनी केक सिंस आई वाज अ चाइल्ड। सेंस लिखा है, सेंस के इधर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डेफिनेटली है, तो आगे बेटा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। क्या ये वर्ब सेकंड फॉर्म है? हां जी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ और कोई वर्ब नहीं है। अगर ये मेन वर्ब है तो पांच फॉर्म में से कोई ना कोई एक फॉर्म होगी, डेफिनेटली होगी। कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। कैसे? बी वाज बीन, बोलो हां। समझ में आ रही है बातें? चलो, आई विल नॉट गो अंटिल आई फिनिश, सिंपल सी बात है, अंटिल अनलेस के बाद देना होगा। इफ के साथ आपको दिखाई दे रहा है डज नॉट रिसीव, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आगे दिखाई दे रहा है वुड, कंडीशनल दिखाई दे रही है। अब कौन सी कंडीशन मेंटेन करें? अब हमने कहा था कि सेंटेंस यहां से पढ़ते हैं, लेफ्ट से पढ़ते हैं, तो अगर इधर वुड है तो इधर भी पास्ट आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब डिड होना चाहिए। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यहां पे वुड नहीं, यहां पे विल ही होगा। सर ऐसे कैसे? अब आप इसको देख के क्यों चेंज कर रहे हो सर? ये क्यों? क्योंकि आप ध्यान से नोट कीजिए, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में चल रहा है, तो आपको वहां पे जो पैरेललिज्म है, जो सेंटेंस का जो एसेंस चल रहा है उसे भी मेंटेन करना है, हां कि ना। जैसे थोड़ी ये प्रेजेंट है तो आप इसे भी पास्ट कर देंगे, इसे भी नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आया? प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड तो है ना, ही हैव है ना, ही थर्ड फॉर्म है, तो हैव लगाया और लास्टेड लगाया, वुड हैव लास्टेड लॉन्ग। क्लियर है? सेंटेंस आना चाहिए, he goes every day for a morning walk। हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर? कब से आप इंग्लिश सीख रहे हैं? तो फॉर और सिंस, फॉर और सिंस है तो वर्ब और आईएनजी नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कि आई वाज लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 इयर्स, आई वाज लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 इयर्स, गलत हो गया ना। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश आना चाहिए, तो यहां पे लगा दिया वर्ब। फॉर और सिंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? बस इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए यू से पहले हैव आ गया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, ठीक है। चलो जी, होगा वर्ब में होगा तो सेकंड फॉर्म लगाना, हैव नहीं आएगा। चलिए, आई शैल राइट टू यू व्हेन, लेकिन मेरे को भी मैंने समझाए थे वो वाले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। चलो जी, आओ। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट सिंस, याद करो, सिंस के इधर अगर आपका हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो सिंस के आगे सिंपल पास्ट जनरली होता है, या तो न्यूमेरिकल डिजिट होगी या फिर वर्ब में होगा, वर्ब में होगा तो सेकंड फॉर्म लगाना, हैव नहीं आएगा। फोरकास्ट, तो फोरकास्ट ना कि फोरकास्टेड, ब्रॉडकास्ट ना कि ब्रॉडकास्टेड। समझ में आया? टेलीकास्ट ना कि टेलीकास्टेड, तो ईडी फॉर्म आती ही नहीं है, तो इट कैन नॉट बी फोरकास्ट, ठीक है। चले, चलो, फोरकास्ट मतलब प्रेडिक्शन करना, भविष्य के बारे में। रिटन भी दे दे, ऐसा नहीं देगा ही हैज रिटन नोवेल कर लीजिए, बोथ आर सेम, ठीक है। कभी नहीं देगा कि दोनों दे दे, कि आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शन में हैव बीन, ही हैज बीन राइटिंग भी दे दे और ही हैज रिटन भी दे दे, ऐसा नहीं देगा। दोनों ऑप्शन कभी देगा, दोनों देगा तो तीसरा गिवन होगा, वो तो एंड बी करेक्ट। समझ में आएगा? तो ही हैज बीन राइटिंग नोवेल कर लीजिए या फिर ही हैज रिटन नोवेल कर लीजिए, बोथ आर सेम, ठीक है। ज्यादा एप्रोप्रिएट ही हैज बीन राइटिंग। विल यू प्लीज रिमाइंड हिम टू स्विच ऑफ द फैंस व्हेन ही लेफ्ट? क्या उसे रिमाइंड करवा देंगे पंखों को बंद करना जब वो जाएगा? तो व्हेन, इफ, व्हेन, टिल,
until unless इधर will है तो इधर फिर present tense आना चाहिए, when he leaves कहना चाहिए seen, yes or no? चलिए, he always wants to get the best of facilities whether he deserved it or not. वो हमेशा से चाहता है क्या? बेस्ट प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो whether he deserve हैबिचुअल एक्शन बता रहा है कि वो हमेशा से बेस्ट फैसिलिटीज चाहता है, चाहे वो डिजर्व करे या ना करे, तो इसे हैबिचुअल एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देंगे। हैबिचुअल एक्शन में आप प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, यहाँ पे तो प्रेजेंट टेंस है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वेदर ही डिजर्व्स इट और नॉट, ठीक है, DESERVES डिजर्व्स इट और नॉट, क्लियर। चलिए मैंने कॉल्ड ऑन हर शी डिड हर होमवर्क, याद करो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने आपको पैरेलल एक्शंस बताया था कि दो एक्शंस जब एक साथ पास्ट में कंटिन्यू होते हैं तो दोनों में आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है, याद आ रहा है। उसी के जस्ट बाद मैंने आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्शन बताया था कि अगर पास्ट में कोई एक्शन है उसके अंदर आता है वाज वर प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, यस और नो, पक्की बात है, तो ये वही वाला है। मैंने कॉल्ड ऑन हर शी डिड हर होमवर्क, जब मैंने उसे कॉल किया वो क्या कर रही थी, वो अपना होमवर्क कर रही थी, तो ये एक्शन चल रहा था पास्ट में, अचानक से बीच में ये वाला हो गया, तो ये आपका कौन सा एक्शन है, ये एक्शन लॉन्ग एक्शन है जो चल रहा था, और ये बीच में हो गया तो ये कैसा है, ये शॉर्ट है, आगे ना, तो लॉन्ग में ये नहीं आएगा, शी के साथ वाज करेंगे और इसकी जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो डूइंग होती है। मैंने कॉल्ड ऑन हर शी वाज डूइंग हर होमवर्क, आई होप माय पॉइंट गॉट क्लियर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्स अ किंग, साफ साफ पढ़ते ही पता लग रहा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी ऑलरेडी होगा और बाद में होस्ट आया होगा, ये आपका सेकंड एक्शन होगा। वी ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, हम स्टेशन से जा चुके थे जब हमारा होस्ट आया, तब इनको समझते हैं। चलिए एक साथ हो रहे हो पास में, तो दोनों के दोनों में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आता था, यहाँ पे है ना, इतनी बार आ चुका है कॉन्सेप्ट, अब तो आपके जहन में उतर जाना चाहिए, और प्रैक्टिस का यही पर्पस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टीचर इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, आपके अंदर चिंगारी पैदा कर सकता है, आपके अंदर स्पार्क पैदा कर सकता है, और वो मेरा काम है और वो मेरा काम है और वो बाकू भी नहीं, वाइफ सिंगुलर है तो क्या कर देंगे, पेंट्स करेंगे यहाँ, ठीक है, पेंट वर्ब प्लूरल है, उसमें के साथ पैरेललिज्म मेंटेन करते हैं। बाकी नॉलेज बता दूं कि यहाँ पे ब्रेक नहीं ब्रोक आएगा, कारण उसके पीछे ये है, कारण उसके पीछे ये है कि अगर आप ब्रेक को ब्रेक लिखा देते हैं और फाउंड को फाइंड कर देते हैं तो ये बार टिल 10 o'clock at night, तो समझ में आ रहा है आपको, पास्ट की यूज्ड टू स्टडी है ना, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका, और फिर लिखते थे सब्जेक्ट और फिर करते थे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे सारा सेम एक ही बात होती थी, तो ये क्या एक ही बात नहीं है, पहले आया हुआ हैड, फिर आया हुआ सब्जेक्ट और फिर आया हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वही वाली बात है, आगे नहीं होगा वो ही हैव की सारी फॉर्म्स की बात करें तो ये पॉइंट को क्लियर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, समझ में आ रही है बात, क्या मतलब इसका, अगर तुमने कम गुस्सा दिखाया होता, लेस लैश हुए होते तो पार्टी में तबाह नहीं होती, जैसे करण अर्जुन ने कर दी थी भाग अर्जुन भाग, तो ये वही वाला सिनेरियो है। चलो हाँ जी चलिए हेल्पफुल थे, पास्ट की बात चल रही है, वो ये नहीं बोला कि मैं डिस्कस करता हूं, डिस्कस किया अलीफ के साथ जो कि हेल्पफुल थे, हाँ कि ना, पक्की बात है, तो पास्ट की बात हो रही है तो डिस्कस नहीं डिस्कस्ड आएगा, तो ये होना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ से देख के हम यहाँ इसको चेंज करेंगे कि आफ्टर द मीटिंग आई डिस्कस द इशू विद माय कलीग्स हु आर वेरी हेल्पफुल, कर सकते थे ऐसा भी, लेकिन आफ्टर द मीटिंग हमें ये सेंस देना कि मीटिंग के बाद कुछ हुआ, एक्शन परफॉर्म हुआ, यस और नो, वन टाइम एक्शन परफॉर्म हुआ कि मीटिंग के बाद मैंने डिस्कस किया इशू मेरे कलीग्स के साथ जो कि बहुत हेल्पफुल थे, क्लियर। चलिए 68 को देखते हैं, तो मतलब डिस्कस होगा, ये वर्ब वही रहेगा। इफ यू हैड रेड द रेलेवेंट लिटरेचर केयरफुली यू भी सही, मैंने किसी को प्रोहिबिट किया हुआ जिसके ऊपर रोक लगाई हुई है, मान लो कोई ड्रग्स टाइप की, वो ले लिया है तो उसने डॉक्टर ने रिपोर्ट किया मैटर को किसको, टीम मैनेजर को, तो पहले मुझे बताएंगे पहले प्लेयर मेडिसिन, आगे देखते हैं। शिवानी वॉशेस, ये वॉशेस है, ठीक है, शिवानी वॉशेस ऑल हर क्लोथ्स, अपने कपड़े धोती है, खाना पकाती है, इसके लिए फैमिली के लिए, बिफोर शी इज गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले वो, क्योंकि हम टीचर को भी नहीं पता था इसके बारे में कुछ, तो गड़बड़ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, आज सबसे पहली चीज बिल्कुल ध्यान से, एक सेकंड रुकना, हाँ मैंने कहा आपको ही इज नोइंग यू, ही इज नोइंग यू, तो आप कहेंगे सर 50 बार आ चुका है, अब तो हमें रट चुका है कि ही इज नोइंग यू नहीं, ही नोज यू होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं कहूं कि ही वाज नोइंग यू, अब आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर आप क्या हमें पागल समझते हैं क्या, आप पास में देंगे तो हम पास में नहीं लगा पाएंगे क्या, लो जी न्यू कर देंगे, बिजली कड़क रही है बादल कर रहे हैं, चलो जी कोई बात नहीं है, तो ये तो माहौल बनता है ना, बारिश आती है तो चलिए कोई बात नहीं, बारे में मैंने लिखा था, चलो तो ही क्या है पक्की बात है। अब मैंने आपको कहा कि ही इज नॉट नोइंग यू, ही इज नॉट नोइंग यू, तो आप कहेंगे सर आपको क्या लगता है, नहीं बता पाएंगे, इसमें बता देंगे, अब आप नोट में कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट को मैं नोट में लिख दूंगा, ही के साथ डज कर दूंगा और नो कर दूंगा, ही डज नॉट नो यू। अच्छा अगर इसी को मैं पास्ट में कर दूं तो ही वाज नॉट नोइंग यू, अभी तो आप इसे पास्ट में कर देंगे, वाज को डिड कर देंगे और इधर नो कर देंगे, ही डिड नॉट नो यू। अब आप मुझे बताएंगे आंसर खुद ही अपना दिमाग यूज करके, आई नो नथिंग अबाउट चेस बिकॉज़ माय गेम्स टीचर वाज आल्सो वाज और नोइंग, तो पास्ट में चला गया तो वैसे तो सिंपल प्रेजेंट आता, लेकिन पास्ट में लिखा तो पास्ट में करना पड़ेगा, और नेगेटिव है तो सिंपल पास्ट करना पड़ेगा, माय गेम्स टीचर आल्सो डिड नॉट नो, क्लियर। दूसरी बात नोट लिखा हुआ है तो डबल नेगेटिव नहीं आ सकता, इसको आप नहीं कर देंगे, क्या कर देंगे, डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, समझ में आया क्या, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आफ्टर विनोद रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच टीवी प्रोग्राम्स ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट ओल्ड फ्रेंड्स, सम ओल्ड फ्रेंड्स, ये भी बड़ा प्यारा कांसेप्ट है, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कांसेप्ट पढ़ा था आफ्टर और बिफोर वाला, कि आफ्टर के इधर आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद है पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था, और आफ्टर के इधर आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब इधर सेकंड एक्शन इधर फर्स्ट, तो आपको याद है मैंने कहा था कि इस वाले पूरे के पूरे पार्ट को आप पहले भी लिख सकते हैं और इस पूरे के पूरे पार्ट को आप बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि ही वेंट आफ्टर आई हैड गॉन, आफ्टर आई हैड गॉन ही वेंट आफ्टर आई हैड गॉन, तो आपको पता है कि इस पार्ट को मैं पहले भी लिख सकता हूं और इसको बाद में भी लिख सकता हूं, ऐसा भी बोल सकता हूं आफ्टर आई हैड गॉन ही वेंट, आफ्टर आई हैड गॉन ही वेंट बोलूंगा, कर सकता हूं, लेकिन जहां-जहां आफ्टर जाएगा उसके आगे वाला फर्स्ट एक्शन ही होगा, यस और नो, ऐसे ये वाला है। आफ्टर विनोद रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच्ड टीवी प्रोग्राम्स ही डिसाइडेड, तो इसने क्या किया, आफ्टर वाले पार्ट को पहले लिख दिया और वो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, ये वाले पार्ट को इधर ले गया और इस वाले पार्ट को इधर ले गया, ये वाले पार्ट को पहले ले गया और इस वाले पार्ट को बाद में ले गया, तो आपको पता है भैया यहाँ पे रेड नहीं होगा, हैड रेड होगा, और दूसरा ज्यादा दिमाग चलाना है तो ज्यादा दिमाग चला सकते हैं, कैसे, पहले उसने मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स और टीवी प्रोग्राम्स ही देखे होंगे, तभी उसने डिसाइड किया होगा कि भैया बाहर जाता हूं, मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स, कोई दोस्तों से मिलता हूं पुरानी, ऐसा नो, तो वही तो बोल रहा है कि जब उसने मैगजीन न्यूज़पेपर और टीवी प्रोग्राम्स देख लिया फिर उसने डिसाइड किया, तो पहले देखा ना फर्स्ट एक्शन, तो आफ्टर के बाद वैसे भी फर्स्ट एक्शन ही होता है, फर्स्ट मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल दूंगा, रिलेटिव वर्ब होती है, चैप्टर पढ़ेंगे लाई ले लेन इज द फॉल्स ऑप्स, आई डू नॉट विश टू राइज, अब ये जो टर्म है ना ये वर्ब के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बीच में आ गया है तो यहाँ रेज आएगा, उसके पीछे कारण ये है कि रेज हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइज हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, फेल्ड बहुत सारी वर्ब्स हैं, क्या एरर है, ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर, पहले आप तो सॉल्व कर लीजिए, इतने कि तो इधर हैड आना चाहिए ना, इस साइड चला गया वो वाला पार्ट, इफ ही हैड नॉट हर्ड क्या आएगा, इफ ही हैड नॉट हर्ड द न्यूज़ है ना, वो पहले आप उसको पहले लिख लो, थर्ड कंडीशन लिख लो, अगर उसने न्यूज़ के बारे में नहीं सुना होता तो उसने नहीं लिखा होता है ना, प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वही तो बात है, घुमा रहा है बस आपको, परेशान नहीं हूं मैं, व्हाई यू डू नॉट टोल्ड हिम एंड क्लैरिफाई, अरे बहुत आसान है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, ऐसा ना सीडेड होती है, सक्सीड फर्स्ट फॉर्म होती है, ये मत
प्लस थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म या नहीं है, या पैसिव में चाहिए नहीं क्योंकि एक्टिव है, वो खुद काम कर रहा है लास्ट 10 ईयर से, तो ही हैज बीन वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ही हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट एंड थ्रोन इट ऑन द फ्लोर, हैड को कॉमन निकाल सकते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब अगर सेम है तो कॉमन निकालो, दो बार क्यों लिखा हुआ आंसर है। चलिए आगे, चलिए जी नेक्स्ट आपके सामने स्लाइड है, वीडियो को पॉज चाहिए। इधर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो शी हैड सीन द अप्रोचिंग ट्रक, उसने अपनी तरफ आते हुए ट्रक को देखा और जंप कर गई, कहने का मतलब यही सब्जेक्ट है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड के साथ यहां पे भी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और थर्ड फॉर्म आपकी यहां पे है, आपकी ये नहीं है, और ये हैड बीन जंप तो पैसिव में पहुंच गया, इसका तो वैसे कोई सेंस नहीं। शी ने ही देखा आते हुए ट्रक को, और शी उसमें से शी हैड कॉमन निकाला हुआ है, क्लियर है। चले इट कैन, और फिर मैंने कहा एंड आई कैन एंड विल डू दिस क्वेश्चन, आई कैन एंड विल डू दिस क्वेश्चन या विल डू दिस वर्क। तो जब कभी भी किसी एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आए और एक मेन वर्ब आए, दो हेल्पिंग वर्ब आए और एक मेन वर्ब आए, तो ध्यान रखिएगा वो मेन वर्ब इसकी भी और वो मेन वर्ब इसकी भी। जैसे ये सेंटेंस पूरा ये था कि आई कैन डू दिस वर्क या आई कैन डू दिस क्वेश्चन एंड आई विल डू दिस क्वेश्चन, ऐसे था आई कैन डू दिस क्वेश्चन एंड आई विल डू दिस क्वेश्चन, जिसमें से हमने आई कैन और विल को कॉमन निकाल लिया है, समझ में आया, और डू को एक ही बार लिख दिया क्योंकि डू दोनों के लिए आ रहा था। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसा कहा आई कैन डू, जो भी आगे व्हाटएवर, ठीक है, और आई विल, तो डू कॉमन है ना, कॉमन निकाल लिया और इसको एंड के साथ जोड़ दिया, हाँ कि ना, और आई को भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ से आई कॉमन निकाल लिया, डू कॉमन निकाल लिया, तो ये बोल रहा है आई कैन एंड विल डू, तो मतलब ये डू इसके लिए भी और इसके लिए भी, इसे ब्रेक करेंगे तो ऐसा बनेगा आई कैन डू एंड आई विल डू, यस और नो, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर आई कैन एंड विल डू, एक ही सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब है और दो हेल्पिंग वर्ब है, तो ध्यान रखिएगा वो जो मेन वर्ब है वो इसके लिए भी और इसके लिए भी है, लेकिन कॉमन हम निकाल सकते हैं जब दोनों के लिए सेम फॉर्म ही कॉमन निकले। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि आई हैव एंड विल डू, जो भी आगे आपने बोलना है दिस क्वेश्चन है दिस वर्क, अब ये गलत है क्योंकि बेटा कॉमन हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों हेल्पिंग वर्ब के लिए मेन वर्ब सेम आती हो। पहले वाले में तो कैन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, इसलिए डू आया क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और विल भी मॉडल वर्ब कैटेगरी में आता है तरीके से, हालांकि इसे टेंस में भी हम यूज कर लेते हैं फ्यूचर में, लेकिन विल एक्चुअल में प्रॉपर ये मॉडल वर्ब ही है। तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फ्यूचर में पढ़ते हैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कैन के बाद तो वैसे ही आती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ठीक है, लेकिन हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है ना, तो बेटा कॉमन आप तभी निकाल सकते हैं जब दोनों के लिए सेम फॉर्म कॉमन निकले, तो अब तो कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए इसकी वर्ब अलग से लिखनी पड़ेगी, ऐसा बोलना पड़ेगा आई हैव डन एंड विल डू दिस वर्क या दिस क्वेश्चन। समझ में आया आपकी बात है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने बोला ही नेवर हैज एंड एवर विल टेक, अब टेक आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, मतलब वो इसकी भी और वो इसकी भी है। अगर विल की है तो बहुत बड़ी, क्योंकि विल अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन ये टेक इसकी नहीं हो सकती है ना, क्योंकि हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है, हाँ कि ना, तो यहाँ पे टेकन अलग से आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मतलब ही हैज टेकन एंड विल टेक के बीच में लगाएंगे तो वो स्ट्रांग मेजर्स, बहुत ही कह रहा है कि क्या चीज है जो सेटिस्फाई करती है टीचर को सबसे ज्यादा, है ना, वो वाली एक्साइटमेंट, सॉरी सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं, व्हाट सेटिस्फाइज द टीचर द मोस्ट इज द एक्साइटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू। टीचर को सेटिस्फाई क्या करती है सबसे ज्यादा, उनके स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करती है, वो सेटिस्फैक्शन देती है, वो एक्साइटमेंट जब उनको कुछ नया सीखने को मिलता है, एक्साइटमेंट जब उनको होती है। तो ये जो बताया जा रहा है ये आप एक तरीके से फैक्ट बताया जा रहा है, हैबिट बताई जा रही है कि टीचर को सेटिस्फैक्शन मिलती है जब भी उनके बच्चे कुछ नया सीखते हैं, तो टीचर को सेटिस्फैक्शन हमेशा मिलेगी, आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी, नरसों भी, चरसों भी, जब भी, जो मैं तो फिर लर्न कैसे आ गया, ईडी वाला टी वाला, वैसे पूछूं आंसर तो लर्न नहीं आएगा, ई या एल ई ए आर एन टी दोनों सही है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट मानी जाती है वो आपको पता है यूके इंग्लिश मानी जाती है, और वो एनटी वाली है, ईडी वाली नहीं है, ईडी वाली आपकी यूएस इंग्लिश है, लेकिन वैसे दोनों ही प्रचलन में आप दोनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे आपका थर्ड आंसर है। चलिए आगे, चलिए जी वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और ही अप्रिशिएट कर रहा है मेथड को, है ना, स्पीड को भी ही बाय हिम ना, अडॉप्टिंग मेथड को कर रहा है, तो आपका ये भी पैसिव है बी प्लस, जबकि ही खुद ही मेंटेन कर रहा है ना कि ही को कोई कर, जो सारे चैप्टर्स भी पढ़ लोगे, बोल दो हाँ। चलिए उसके बाद पास्ट यूज करते जनरली डिसाइडेड आना चाहिए, ठीक है, उसने डिसाइड किया बारिश वाले दिन सारे चैप्टर्स भी पढ़ लोगे, बोल दो हाँ। चलिए इट बीइंग अ रेनी डे वी विल डिसाइड नॉट टू गो आउट बट टू स्टे एट होम एंड वॉच मूवी। रेनी डे होने के कारण हमने डिसाइड किया कि हम बाहर नहीं जाएंगे, घर पे रहेंगे और मूवी को देखेंगे, तो बीइंग अ रेनी डे उसके बाद पास्ट यूज करते जनरली डिसाइडेड आना चाहिए, ठीक है, उसने डिसाइड किया बारिश वाले दिन होने के कारण उसने डिसाइड किया कि वो घर पे ही रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे, तो डिसाइडेड आना चाहिए, वो ये रहा, क्लियर है पक्का 100%। चलिए पोज कीजिए और सॉल्व कीजिए फटाफट। And are probably still inscribed their names. Inscribe का मतलब होता है किसी नुकीली चीज से पत्थर या कहीं पे कुछ गाड़ के लिख देना, जैसे आप जाते हैं पुरानी इमारतों में देखते हैं लोग लिख देते हैं, है ना, चंपा वेट्स राजू, ऐसे दिल बना के, ऐसे दिल सा बना के, ऐसे छल्ले जला के दिल पे पूरे, और है ना चंपा लव्स राजू, वो ईंटों से लिख देते हैं, या पुरानी इमारतों पे पेड़ पर चाकू कहां लेकर are dependent on the forest to earn their livelihood. ट्राइबल मतलब जो आदिवासी ट्राइबल करते हैं उन चीजों से इंस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, पुरानी इमारत देते हैं, है ना, चंपा वेट्स राजू, ऐसे दिल बना के, ऐसे दिल सा बना के, ऐसे छल्ले जला के दिल पे पूरे, और है ना चंपा लव्स राजू, are dependent on the forest की होती है, गुदी हुई होती है ना, तो गोद करते हैं उन चीजों से इंस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, पुरानी इमारतों पे मॉन्यूमेंट्स पे लिपि लिखी होती है, गुदी हुई होती है ना, तो गोद किसी चीज को लिखना है, सुनो तो स्टिल के साथ आपको कंटीन्यूअस टेंस चाहिए हमको, तो आंसर हमारा फर्स्ट है। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स इन द रीजन आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट टू, बेटा ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, बचा डिपेंड आपका, ठीक है, और वैसे भी आपको यहाँ इज एम आर वर्ड्स रखाया आता है प्रेजेंट, लेकिन ये पास्ट में गिवन है तो न्यू कर देंगे। एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर सेकंड फॉर्म होती है, बी एम आर फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर सेकंड है, बीन थर्ड है, फोर्थ फॉर्म बीन है, फिफ्थ इज है, सेकंड फॉर्म चाहिए हमको यहाँ पे लिखना कि वो रिस्पांसिबल था डिफीट के लिए असेंबली आल मेड एन ऑनेस्ट कन्फेशन दैट ही इज रिस्पांसिबल, वॉज वर सेकंड है, बीन थर्ड है, फोर्थ फॉर्म बीन है, फिफ्थ इज है, सेकंड फॉर्म चाहिए हमको यहाँ पे, लेकिन बी एम आर ये फर्स्ट होती है, हमको सेकंड चाहिए, वो होती है वॉज या वर, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे वर लगाएंगे, देयर वर फ्लड्स इन दिस रीजन, ठीक है। चले तो वो सेकंड आंसर है। विशाल मेड एन ऑनेस्ट कन्फेशन दैट ही इज रिस्पांसिबल, मेड है ना, पास्ट की बात चल रही है, विशाल ने कन्फेस किया, गलती को स्वीकार किया कि वो रिस्पांसिबल था डिफीट के लिए असेंबली इलेक्शन में, पास्ट की बात चाहिए ही वाज रिस्पांसिबल होगा, ही वाज रिस्पांसिबल को कॉम्प्लीमेंट करेगा, प्रतीत होना इसका मीनिंग होता है, लेकिन इसमें कंटीन्यूअस टेंस प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स कि तुम अपने दोस्त के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रतीत में स्टेट वर्ब था, तो मतलब आईएनजी नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, इट अपीयर्स होना चाहिए, और वो ये रहा। बता देंगे सब्जेक्ट है, उसके बाद सेकंड फॉर्म चाहिए, स्टार्टेड आना चाहिए, मतलब सेकंड आंसर है, तो लेकिन जब ये सही है तो इसे क्यों रिप्लेस करें, जब यहाँ स्टेट वर्ब होती है तब हम इसको इसमें रिप्लेस करते हैं, जैसे आई हैव बीन नोइंग नहीं कर सकते, आई हैव नोन करेंगे, वो क्यों करेंगे, क्योंकि नोइंग वो प्रिपेयर कर रहा था आईएएस एग्जामिनेशन के लिए, तो पास्ट की हैबिट बतानी है, यूज्ड टू स्टडी आएगा बेटा, कहां ये फर्स्ट के अंदर है, ठीक है। चले अभी कवर हो गया, थीफ वाज कॉट आफ्टर ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स, भैया आफ्टर के बाद तो हमारा फर्स्ट एक्शन आता था, इधर सेकंड आता था, थीफ वाज लिखा हुआ है, यहाँ ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि साथ में कोई वर्ब नहीं है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म ही आती है आफ्टर से पहले, आफ्टर के आगे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है बेटा, क्या आता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो कहां है, वो यहाँ है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, बोलो हाँ।
इफ आई वाज यू नहीं होता, इफ आई वर यू होता, अगर मैं तुम होता तो मैंने चेयरमैन को बता दिया होता तो कीप हिज माउथ शट, उसको बोला होता कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तो इफ आई वर यू ऑफ एक्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। उसको तो ये जो वर्ब चाहिए बेटा, ये टू के बाद चाहिए, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो आगे भी फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? कीप आएगा। आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एक्स जेंटली एंड कीप इट करेंगे, क्योंकि एक्स के बॉक्स की बात हो रही है, सिंगुलर है तो इट ही आएगा। कौन सा आंसर है? हमारा थर्ड आंसर है। कुछ बच्चे पजल हो सकते हैं सेकंड के अंदर और आपका थर्ड के अंदर, कैप्ट तो नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म चाहिए आपको, टू के बाद इधर फर्स्ट फॉर्म है, हाँ कि ना? तो ये तो गलत। अब सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन हो सकती है कि देम चाहिए या इट चाहिए, तो रखना किसको है? अंडे को या अंडे के बॉक्स को? अरे अंडे के बॉक्स को, तो बॉक्स तो आपका कलेक्टिव हो गया, कलेक्टिव सिंगुलर ग्रुप किधर काउंट हो रहा है? इट आएगा, यहाँ पे सेकंड वाला नहीं आएगा। तो भैया बताओ कि क्या रिपोर्ट है? एसपी बख्शी या फिर आपका प्लेन तो पैरामाउंट या कोई भी प्रीवियस ईयर जो पेपर लगाएंगे उसमें टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, तो एक आधी बात कोई नहीं जानने को मिलती है तो अलग से नोटबुक बना, नोटबुक में नोट्स पर कोई नहीं है, मैं खाली हूं, तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। जो ये क्लेम करते हैं कि मैं इंग्लिश का बादशाह हूं, मुझे सब आता है, मैं आपको बहुत गहराई में पढ़ा सकता हूं, उससे भी अगर मैं कोई ऐसा डाउट पूछ दूंगा ना जो उसने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कोई एंड नहीं होता, ना कोई शुरुआत होती है, इसमें बस लिमिटेड चीजें हमको पढ़नी होती है। मैं साइन दे देता हूं, रीडिंग और वोकैबुलरी नहीं करेंगे पेपर नहीं होगा, तो ना रीडिंग के ऊपर कमांड बनाए, ग्रामर पे अच्छे से जितना पढ़ाया गया उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, बुक्स उठा ले, मार्केट से बुक्स ले आए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, डाउनलोड कर ले पीडीएफ वगैरह, उनके क्वेश्चंस लगाएं, और एक आधा मैंने बताया ना कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसे लिख ले, ऐसा नहीं है कि ना लिख ले, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है तो लिख ले, क्या दिक्कत है उसके अंदर? क्लियर है? लेकिन ज्यादा पीएचडी करने की कोशिश ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देख लिया मैंने बहुत बच्चे जो लगे रहते हैं एग्जामिनेशन प्लान नहीं कर पाते, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप ज्ञान लेने आए हैं या नौकरी पाने आए हैं। ज्ञान लेने आए हैं तो वो अलग से राह पे चलिए, टीचर का बताया हुआ मार्ग को फॉलो मत करिए, उसकी डायरेक्शन को मत मानिए, अपने हिसाब से चलिए। अगर ज्ञान लेने आए हैं, अगर पेपर निकालने आए हैं, जितनी बातें बताई जा रही है उसे इंप्लीमेंट करेंगे, टीचर की आइडियोलॉजी पे ट्रस्ट करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे आज में तो डेफिनेटली, लेकिन धीरे-धीरे मिलेगा। लैंग्वेज है, एकदम से सब कुछ नहीं होगा, मैं वही वाली बात शॉर्ट ट्रिक के पीछे मैं नहीं भागता, ना मैं आपको कहता कि आप ट्रिक्स के पीछे भागो, इतने दिन में ये और इतने दिन में वो पेपर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत लगती है हर चीज के अंदर, बशर्ते मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी, आज नहीं तो कल। और अगर जिस चीज में मेहनत कर रहे हो वहां कामयाबी नहीं मिल रही है तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं पे मेहनत की है तो 10 गुना ज्यादा फल आपको कहीं और मिल जाएगा। जहां पाना चाह रहे हो कुछ वहां नहीं मिला तो कहीं और आपको फल मिल जाएगा, कहीं और आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। और ये लैंग्वेज है बाबू, ये आपके एग्जामिनेशन के बाद भी काम आएगी, पॉइंट्स काम नहीं आएगा, रीजनिंग काम नहीं आएगी, उनसे सीक्यू एबिलिटीज काम आ जाएंगी, जनरल अवेयरनेस की नॉलेज काम आ जाएगी। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, अगर नौकरी नहीं लगी तो कहीं तो जाओगे, जिंदगी में कुछ तो करोगे, तो हर जगह हर पल हर मोड़ पे आपका ये पीछा करेगी, तो इससे दूर मत भागो, इसको जेन्युइनली इंप्रूव करने की सोचो। ठीक है जी, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।